Hello everyone, welcome to Sanjeevani classes. My name is Kajal Jha. As we have already discussed part 1 of national income, that is important terminologies. Now it's time for the part 2. So let's move to the topic. So लास्ट क्लास में हमने जो भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की थी, आई होप आपको क्लियर है. अब ये पार्ट 2 है जिसमें और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको आपको पढ़ना ज़रूरी होगा सो दैट हम आगे प्रोसीड कर सकें. तो पहला है स्टॉक वेरिएबल. स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट कहीं कहीं लिखा है, कहीं वेरिएबल लिखा है, बात सेम है. तो स्टॉक वेरिएबल क्या होता है कि अ स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब एक पॉइंट के लिए, एक सिंगल पॉइंट के लिए जब आप उस मोमेंट में ही आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो, इसका मतलब उस चीज़ का जो वो वेरिएबल है वो कैसा है, उसका कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है. जैसे एग्जांपल मैंने लिया है वेल्थ एंड कैपिटल. आप किसी की वेल्थ कैसी है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बताते हो कि मेरी XYZ की इतनी वेल्थ है, ठीक है. या फिर कैपिटल कि किसी ने अपने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो कितनी है, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बता रहे होते हैं, ना कि एक टाइम फ्रेम को, अपने टाइम फ्रेम को लेकर उसके स्टॉक को, उसके कैपिटल को या उसकी वेल्थ को बता रहे होते हैं. तो स्टॉक वेरिएबल वैसे वेरिएबल होते हैं जो एक सर्टेन पॉइंट पर, मतलब कि एक उसी मोमेंट में, आज के लिए मैं बोल रही हूँ, अभी के लिए मैं बोल रही हूँ कि मेरी वेल्थ इतनी है, लेट्स से 2 लाख है, और या फिर मैंने अपने बिजनेस में इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया या 10 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया है. तो मैं एक पॉइंट को एक मद्दे में रख के, एक नज़र में रख के मैं सिर्फ उसको बता रही हूँ कि मेरी इस पॉइंट पर मैंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, इस पॉइंट पर आज की डेट में मेरे पास कितनी वेल्थ है. तो इसलिए वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम फ्रेम कोई लंबा चौड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे होते हैं जिसमें हम अपने वेरिएबल को मेजर करते हैं, तो वो हमारा स्टॉक वेरिएबल होता है. और यहीं से सेम इसका मतलब स्टॉक कॉन्सेप्ट भी होता है. तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए कि बताओ इसमें से कौन स्टॉक कॉन्सेप्ट है या कौन स्टॉक वेरिएबल है या नहीं है. नेक्स्ट इज इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, that is flow variable. A flow is a quantity that is measured over a specific time frame. ऊपर वाले में एक पॉइंट ऑफ टाइम था, इसमें फ्लो में टाइम फ्रेम आ जाता है. अब ये टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, लेट्स से मंथ्स में हो सकता है, ईयर में हो सकता है, ठीक है, कितना भी, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 10 साल, 12 साल, तो ये कुछ भी हो सकता है. तो ये क्या हुआ, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है, ये मंथ, ये वीक, ये ईयर, ये सब टाइम फ्रेम है, ठीक है. तो इसमें जो अब हम किसी वेरिएबल को नापते हैं, मेजर करते हैं, तो वो फ्लो होता है. तो या फ्लो वेरिएबल होता है या फ्लो कॉन्सेप्ट होता है. जैसे कि एग्जाम्पल है प्रोडक्शन और इनकम. अब इनकम कोई अपनी बताएगा तो आज की इनकम नहीं बताएगा, एनुअली लोग इनकम, मेरी एनुअली इतनी इनकम है, ठीक है, मेरा पैकेज लाख के, मतलब पर एनम लोग अपना पैकेज बताते हैं, पर मंथ बताते हैं, या लेकिन आज मेरी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी क्या इनकम है ये तो कोई नहीं बताता. तो ठीक है, तो इनकम जो होती है या प्रोडक्शन कोई करता है, इस महीने में, इस हफ्ते में, हमने लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल लिया था सुइंग मशीन का, जब मैंने आपको बताया था कि हम सुइंग मशीन का एग्जाम्पल लेके कर रहे थे कि हमने इतना प्रोडक्शन किया, तो मैं लेट्स से कहती हूँ कि 1 वीक में मैंने 14 शर्ट्स मैन्युफैक्चर की, ठीक है. तो ये 1 वीक का टाइम फ्रेम मैंने लिया, या 1 डे भी हो सकता है कि आज के दिन में मैंने 2 शर्ट्स मैन्युफैक्चर की, ठीक है. तो ये क्या है, ये टाइम फ्रेम मैंने ले लिया 24 आवर्स में, या 1 हफ्ते में, या इसी की जगह 1 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है. तो प्रोडक्शन भी कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया. यानी कि इसको भी जब आप मेजर करोगे, इस वेरिएबल को भी जब मेजर करोगे, तो किसी ना किसी टाइम फ्रेम को रखकर, अब वो वीक्स में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, ठीक है. तो ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट है. स्टॉक
एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम को, किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम को रख के किया जाता है। फ्लो जो है एक टाइम फ्रेम को रख के किया जाता है बस। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास लीकेज। अब लीकेज का जो जर्नल सेंस में मीनिंग है ऑलमोस्ट मिलता जुलता वही मीनिंग यहाँ पर भी है, बट वो इकोनॉमिक सेंस में है। इकोनॉमिक में जब हम बात कर रहे होते हैं तो बात होती है पैसों की। तो यहाँ अगर लीकेज की बात हो रही है तो लीकेज भी किससे रिलेटेड होगा? मनी से। अब लीकेज का मतलब जर्नल सेंस में क्या होता है कि जब कोई चीज एस्केप कर रही है, यानी अगर मैं कहूं कि टैप वाटर लीक कर रहा है, मतलब अगर टैप वाटर लीक कर रहा है इसका मतलब जो वाटर है वो टैप से नहीं फ्लो होके बीच से भी कहीं से फ्लो हो रहा है। मतलब टैप से यहाँ फ्लो होना चाहिए था बट वो बीच से कहीं से फ्लो हो रहा है। मतलब जितना पानी नीचे तक आना चाहिए था उतना नीचे तक ना आके कुछ पोर्शन बीच से ही बाहर एस्केप कर रहा है। ठीक है, तो यही सेम मीनिंग होता है हमारी इकोनॉमी में। अब टैप वाटर की जगह आप मनी ले लो और टैप की जगह अपनी इकोनॉमी ले लो। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एन इकोनॉमिक टर्म दैट कैरेक्टराइज कैपिटल और मनी दैट एस्केप्स एंड इकोनॉमी। मतलब एक इकोनॉमी में से जब पैसा एस्केप कर जाता है, यानी कि उसके सर्कल में से, उसके फ्लो में से वो बाहर निकल जाता है। अब कैसे निकल सकता है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं लीकेज होने के? दैट इज सेविंग्स एंड इंपोर्ट्स। और भी हो सकते हैं। सेविंग्स कैसे? लेट्स से कि फर्म्स और हाउस होल्ड हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्म्स ने हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम दी और हाउस होल्ड ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, अब ये तो हमारी इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है कि जितना इन्होंने दिया था इनकम उतना ही इन्होंने एक्सपेंस कर दिया। तो कोई भी पैसा, लेट्स से 100 रुपए की इनकम मिली थी हाउस होल्ड को और 100 रुपए ही उन्होंने खर्च भी कर दिए। लेकिन अगर इस बीच में हाउस होल्ड 100 रुपए के ना खर्च करके सिर्फ 80 रुपए तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहा है और बाकी 20 रुपए वो सेविंग्स कर रहा है, मतलब कि ये जो 20 रुपए हैं वो इनकम में, इस फ्लो में से तो बाहर निकल गए क्योंकि ये 20 रुपए फर्म्स तक तो पहुंचे नहीं। मतलब ये जो फ्लो चल रहा था उसमें से 20 रुपए बाहर आ गए। तो ये क्या हुआ? ये 20 रुपए का क्या हुआ? इंजेक्शन। सॉरी, नॉट इंजेक्शन, लीकेज, माय बैड। ओके, तो जब एक फ्लो में पैसा मूव कर रहा है, जितना मिल रहा था उतना ही खर्च हो रहा है, मतलब कोई लीकेज नहीं हो रहा है। लेकिन जब सेविंग्स होगी तो पैसा आपके फ्लो में से बाहर चला आएगा, आपकी इकोनॉमी में नहीं रहा वो पैसा। अब हाउस होल्ड ने अपने पास सेव करके रखा हुआ है, तो वो कैसा, वो किस चीज का एग्जाम्पल हो गया? लीकेज का। इसलिए हम सेविंग्स ले लेते हैं। अब इम्पोर्ट्स कैसे होगा? लेट्स से हमने यहाँ बात की अपनी इकोनॉमी की, हम बात करें तो अपनी इकोनॉमी के टर्म्स में बात करेंगे। तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अब यूएसए से हम कुछ इंपोर्ट करवा रहे हैं, लेट्स से हमने गोल्ड इंपोर्ट करवाया। ठीक है, आपको पता होगा कि इंडिया जो है उसका सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट होता है वो क्रूड ऑयल का होता है एंड गोल्ड का होता है सबसे ज्यादा। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करवाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारा जो मेजर पोर्शन इंपोर्ट्स में अगर कोई लेता है दैट इज क्रूड ऑयल एंड गोल्ड। ये दोनों हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करवाते हैं। तो लेट्स से हम एग्जांपल यहाँ गोल्ड का ले रहे हैं कि हमने यूएसए से गोल्ड इंपोर्ट करवाया। अब गोल्ड इंपोर्ट करवाया मतलब कि आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। लेट्स से हम यहाँ डॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो डॉलर्स भी तो आपकी इकोनॉमी में ही था ना, इससे पहले जब तक आपने इंपोर्ट नहीं करवाया था। मतलब जो पैसा आपकी इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में चला गया, क्यों? क्योंकि आपने वहां से कुछ इंपोर्ट करवाया था। तो इसका मतलब अब वो पैसा आपकी इकोनॉमी में नहीं रहा, आपकी इकोनॉमी से किसी और इकोनॉमी में चला गया। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीकेज। तो बेसिकली जब पैसा आपकी इकोनॉमिक फ्लो में ना रहे, वो एस्केप कर जाए, बाहर निकल जाए, अब वो या तो आपकी
हाउस होल्ड सेव करके रख सकती है, या आप अपनी इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में वो पैसा भेज रहे हैं क्योंकि इम्पोर्ट्स करवाती है। तो उस वजह से, जिस भी वजह से अगर पैसा आपकी इकोनॉमी से एस्केप कर रहा है तो इसका मतलब वो लीकेज हो रहा है। इसी का ऑपोजिट होता है इंजेक्शन। तो जो जर्नल सेंस है इंजेक्शन का, जैसे कि इंजेक्ट करना, मतलब आपकी बॉडी में अगर कुछ इंजेक्ट किया जा रहा है, मतलब आपकी बॉडी में कुछ डाला जा रहा है, ठीक है। तो यही सेम सेंस होता है इकोनॉमिक में भी इंजेक्शन का। अब आपकी बॉडी नहीं है, बॉडी की जगह आपकी इकोनॉमी है, और लेट्स से वो ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, तो ग्लूकोज की जगह आप मनी रख लो, ठीक है। तो जब किसी भी ऐसे सोर्स से आपकी इकोनॉमी में पैसा आता है, अब वो दूसरी इकोनॉमी से आ रहा है या आपकी अपनी इकोनॉमी से ही आ रहा है, लेकिन किसी भी सेंस में पैसा आपकी इकोनॉमी में आ रहा है अंदर, तो इसका मतलब वो इंजेक्शन है। अब आज दो सोर्सेज का जैसे एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। अब इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, लेट्स से हमने जो लीकेज में एग्जांपल लिया था कि वो 20 रुपए हाउस होल्ड ने अपने पास सेव करके रख लिए थे। अब ऐसे कर करके लेट्स से 100 हाउस होल्ड थे और सबने 20-20 रुपए सेव किए थे, यानी टोटल सेविंग 2000 रुपीज की हो गई, ठीक है। अब इन 20 हाउस होल्ड, इन 100 हाउस होल्ड ने क्या किया कि ये 2000 रुपीज उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए, यानी कि अब ये इन्वेस्टमेंट हुआ है किसी प्रोजेक्ट में। अब इन्वेस्टमेंट किया है तो अब प्रोडक्शन किया जाएगा, कंजप्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो बेसिकली घूम फिर के ये सारा पैसा अब वापिस आपकी इकोनॉमी में आ जाएगा। तो जब पैसा इकोनॉमी में आ रहा है किसी भी एक्टिविटी की वजह से, किसी भी सोर्स की वजह से, तो इसका मतलब वो इंजेक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक्सपोर्ट्स, जैसे इंपोर्ट्स में पैसा जा रहा था, लीकेज हो रहा था, अगर आप एक्सपोर्ट्स करेंगे, लेट्स से अगेन हम यूएसए और इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। अब यूएसए से हम यूएसए से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करवाते हैं और बहुत सारी चीजें उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब जब आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब क्या होगा कि यूएसए आपको पेमेंट करेगा, लेट्स से डॉलर्स में उसने आपको पेमेंट की, डॉलर है, रुपीज है, पैसा तो पैसा है, ये पैसा आपकी इकोनॉमी में आ गया। अब आपकी इकोनॉमी में आया है तो अब आपकी गवर्नमेंट या फर्म या हाउस होल्ड उस पैसे का यूज करके प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो ये पैसा आपकी इकोनॉमी में आ गया। क्यों आया? क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किए थे। एक्सपोर्ट्स की वजह से पैसा इकोनॉमी में आता है, इसलिए वो इंजेक्शन का एग्जाम्पल है। और एक्सपोर्ट का उल्टा, जैसे इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट करने की वजह से पैसा आपकी इकोनॉमी से जाता है, इसलिए वो लीकेज का सोर्स हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। लास्ट वन इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब फर्म्स प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करती है तो उसको बेसिकली किन 4 चीजों की जरूरत है, मतलब जो मूलभूत जरूरत क्या है उस फर्म की, ताकि वो प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी आउट कर सके। तो सबसे पहला है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब लैंड क्यों चाहिए? क्योंकि उसको फैक्ट्री सेटअप करनी होगी अपनी, या इंडस्ट्री या कुछ सेटअप करने के लिए उसको जमीन की जरूरत है। लेबर क्यों चाहिए? कि जो फैक्ट्री उसने लगाई है उस फैक्ट्री में लोग भी चाहिए ना काम करने के लिए। काम कौन करेगा? तो लोग जो उसकी उस फैक्ट्री में काम करेंगे, तो वो लेबर हो गया। कैपिटल, अब फैक्ट्री में उसको मशीन्स लगानी होगी, रॉ मटेरियल खरीदना होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो उसको बिजनेस को शुरू करने के लिए
पैसा लगाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे मशीन खरीदना हो गया, बिना मशीन के आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, रॉ मटेरियल होगा, अगर आपके पास जो भी फिनिश गुड आपको बनाने हैं उसका कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा, तो वो रॉ मटेरियल होगा। इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, कैपिटल की जरूरत है। आपको जमीन भी अगर खरीदनी है तो उसके लिए भी कैपिटल की जरूरत है। तो ये सब कैपिटल का एग्जांपल हो गया कि क्यों जरूरत है हमें कैपिटल। और एंटरप्रेन्योर क्यों, अब ये जो भी प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा इनको कैरी आउट करके इनको मैनेज करना, लेबर को मैनेज करना, लेबर को अरेंज करवाना, कैपिटल अरेंज करना, कैपिटल इन्वेस्ट करना, लैंड खरीदना या रेंट करना, ये सब काम किसका है, एक एंटरप्रेन्योर का, एक व्यक्ति जो ये सारी चीजें लैंड, लेबर और कैपिटल को अरेंज करेगा और इनका यूज करके जो प्रोडक्शन होगा उससे जो प्रॉफिट उसको मिलेगा वो प्रॉफिट ये एंजॉय करेगा, तो वो एंटरप्रेन्योर करता है। अब इनकी रिस्पेक्टिवली फैक्टर इनकम भी होती है, जैसे लैंड को जो फैक्टर इनकम मिलती है वो मिलती है रेंट, ये फैक्टर इनकम है लैंड की, मतलब लैंड के बदले में, लैंड को आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह यूज कर रहे हो तो उसको यूज करने के बदले में आप क्या दोगे, तो लैंड के बदले में आप देते हो रेंट, लेबर के बदले में आप देते हो वेजेस या फिर सैलरी, कैपिटल के बदले में आप देते हो इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में आप देते हो प्रॉफिट। ये रेंट, वेजेस और सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल हैं। फैक्टर इनकम क्या हो गया, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस या फिर सैलरी और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। मतलब ये चार हो गए आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसका यूज करने के बदले में आप उनको देते हो ये चारों फैक्टर ऑफ इनकम रिस्पेक्टिवली, मतलब लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। अब यहाँ लेबर में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, वो जो मजदूर को, ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग मजदूर को लेकर मत जाना, एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लेबर। मैं भी लेबर हूँ और लेबर चौक पे जो लोग इंतजार कर रहे होते हैं, जो प्लम्बर होते हैं, मैकेनिक होते हैं, मेसन होते हैं, वो सब भी लेबर है, एक डॉक्टर भी लेबर है, एक साइंटिस्ट भी लेबर है, एक टीचर भी लेबर है, ये सब लेबर है क्योंकि ये किसी ना किसी तरह की गुड या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में या आपको वो सर्विस प्रोवाइड करने में या गुड प्रोवाइड करने में एक रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए वो सब लेबर होंगे। इसलिए लेबर को वो मजदूर से कंफ्यूज मत करना, लेबर एक डॉक्टर भी हो सकता है, डॉक्टर भी एक लेबर है, टीचर भी एक लेबर है, मेसन यानी जो मिस्त्री होते हैं वो भी लेबर है, प्लम्बर वो भी लेबर है, ठीक है। तो एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अ लेबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।